एक ऐसे कलाकार के बारे में सोचिए जो अपनी पेंटिंग्स करोड़ों में बेचता था, लेकिन हमेशा नंगे पैर रहता था। एक ऐसा इंसान जिसे भारत का पिकासो कहा गया, पर उसे अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपने वतन से दूर बिताने पड़े। जी हां, आज हम बात करेंगे मकबूल फिदा हुसैन की, यानी एमएफ हुसैन की। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये पूरी दुनिया में उनके कद का एक सबूत था। लेकिन ये टैग भी उनकी पूरी कहानी नहीं बताता। तो चलिए इस शख्सियत से जरा आगे बढ़ते हैं और उनकी कला की परतों को खोलकर देखते हैं कि उनकी सोच असल में थी क्या। तो सवाल यही उठता है कि उनकी कला इतनी क्रांतिकारी क्यों थी। आखिर ऐसा क्या था उनके काम में जिसने भारतीय आर्ट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये सफर शुरू होगा सिनेमा के बिलबोर्ड से, जहां से हुसैन ने एक महान कलाकार बनने की शुरुआत की। इसके बाद हम उनके मशहूर घोड़ों के प्रतीक को समझेंगे, फिर उनकी अनोखी स्टाइल का विश्लेषण करेंगे, उन पर हुए विवादों पर भी एक नज़र डालेंगे और आखिर में उनकी विरासत को परखेंगे। हुसैन की कला को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उनके शुरुआती दिनों में जाना होगा। सिनेमा के वो जो बड़े बड़े बिलबोर्ड होते थे ना, उन्हें पेंट करते करते ही उन्होंने कहानी कहने की अपनी एक विजुअल स्टाइल बना ली, और यही स्टाइल बाद में उनके कैनवस का आधार बने। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी छलांग थी। 1930 के दशक में हुसैन मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर पेंट कर रहे थे, और फिर आया 1947, ठीक वही साल जब भारत आज़ाद हुआ। उन्होंने कला को पुरानी परंपराओं से आज़ाद करने के लिए एक आंदोलन की सहस्थापना की। इस ग्रुप ने भारतीय कला का चेहरा ही बदलकर रख दिया। और इस ग्रुप का मिशन बिल्कुल साफ था, अब ब्रिटिश कला की नकल नहीं करनी है। उन्हें एक ऐसी नई आधुनिक भारतीय कला की भाषा बनानी थी जो एक नए आज़ाद भारत की धड़कन और उसकी आत्मा को कैनवस पर उतार सके। अब बात करते हैं उस प्रतीक की जो हुसैन की कला की पहचान बन गया, एक ऐसा सिंबल जो उनके कैनवस पर बार बार लौट कर आता है, घोड़ा। हुसैन के लिए घोड़े सिर्फ जानवर नहीं थे, वे उस बेलगाम ऊर्जा और आज़ादी का प्रतीक थे जिसे आज़ादी के बाद पूरा देश महसूस कर रहा था। ये एक नए राष्ट्र की शक्ति और उसकी उम्मीदों की तस्वीर थी। और ये प्रतीक कहीं बाहर से नहीं आया था, इसकी जड़ें हुसैन के बचपन में थीं, उनके दादाजी की सुनाई कहानियों में और भारत के गांवों की लोक कला में। ये उनकी अपनी विरासत थी जिसे उन्होंने अपने कैनवस पे जिंदा कर दिया था। तो ये तो हुई जड़ों की बात, लेकिन उन्होंने इस पारंपरिक प्रेरणा को अपनी कला में ढाला कैसे? उन्होंने भारतीय लोक कला को यूरोपियन मॉडर्निज्म, खासकर क्यूबिज्म के साथ मिला दिया। क्यूबिज्म यानी किसी भी चीज को एक साथ कई एंगल से दिखाना, उसे टुकड़ों में तोड़कर फिर से जोड़ना। चलिए अब उनकी इसी अनोखी शैली का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने इन दो अलग अलग दुनियाओं को मिलाकर कला की एक नई ही भाषा बना दी। यहां उनकी कला का जादू साफ साफ दिखता है। एक तरफ देखिए भारतीय लोक कला के वो चटक रंग और साहसी निडर आउटलाइंस, और दूसरी तरफ पिकासो से प्रेरित यूरोपियन क्यूबिस्ट टेक्निक के वो टूटे फूटे खंडित रूप। इन दोनों का जो मिश्रण है ना, वही हुसैन की पहचान है। एक ऐसी कला जो थी तो मॉडर्न, पर जिसकी आत्मा पूरी तरह से भारतीय थी। अब हम हुसैन के करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और कह सकते हैं सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहां आकर माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। विवाद पर बात करने से पहले उनकी कला की अहमियत को समझना जरूरी है। साल 2008 में उनकी एक पेंटिंग बैटल ऑफ गंगा एंड जमुना $1.6 मिलियन में बिकी थी। उस समय किसी भी भारतीय समकालीन कला के लिए ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। विवाद की जड़ थी उनकी कुछ पेंटिंग्स जिनमें हिंदू देवी देवताओं को उनकी सिग्नेचर क्यूबिस्ट स्टाइल में दिखाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि ये पेंटिंग्स 1990 के दशक में विवाद का केंद्र बनने से दशकों पहले बनाई गई थीं। ये इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे कला की व्याख्या समय के साथ बदल सकती है। ये टाइमलाइन एक दुखद कहानी बताती है। जो काम 70 के दशक में बना था, उस पर 90 के दशक में विवाद शुरू हो गया। कानूनी लड़ाइयों और धमकियों का सामना करते हुए भारत के इस राष्ट्रीय कलाकार को 90 साल की उम्र में देश छोड़ना पड़ा, और वो फिर कभी वापस नहीं लौट सके। तो इस उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के बाद हुसैन की विरासत क्या है? विवादों से परे आर्ट की दुनिया पर उनका असली और स्थायी असर क्या रहा? हुसैन का सबसे बड़ा योगदान शायद यही था।
उन्होंने एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज बनाई जिसने भारतीय परंपरा को ग्लोबल मॉडर्निटी से जोड़ा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय कला अपनी सांस्कृतिक पहचान खोए बिना भी दुनिया के मंच पर मजबूती से खड़ी हो सकती है। और आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जो हुसैन की विरासत के केंद्र में है। क्या वे भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े एक गलत समझे गए कलाकार थे, या फिर एक ऐसे कलाकार जो जानबूझकर उकसाते थे? ये सवाल आज भी कला की दुनिया में गूंजता है, और शायद यही उनकी कला की असली ताकत है।